हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एग्जाम वाला। साथियों, इस क्लास में हम बिहार पीसीएस के 67 नंबर के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक तो आपको आइडिया मिलता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, दूसरा एक प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस कई सारे रिपीट होते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। 2020 से लेकर 1992 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्लास जो है प्री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जीके जीएस से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं सबको शामिल किया जा रहा है, तो ध्यान रखना आपको इस चीज को, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली सभी क्लासेस की सूचना आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करके डेली बेसिस पर करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, मॉक टेस्ट और स्टेट पीसीएस से जुड़े हुए सारे कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं और अपने एग्जाम सिलेबस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बीज उर्वरक जल तकनीक। ये आपका करेक्ट उत्तर है, सही उत्तर है। देखिए, भारत में हरित क्रांति जो है वो 1960 के दशक में डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व में शुरू किया गया था, और इसमें उच्च उपज देने वाले जो बीज होते थे, उर्वरक के साथ साथ और जल तकनीक का जो प्रयोग है उससे जुड़कर आई हुई थी हरित क्रांति, ठीक है। तो अगर आप पूछा जाए कि किसका नेतृत्व था इसमें, तो डॉक्टर स्वामीनाथन का 1960 के दशक में ये चीज आया था, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादों में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली व्यापक स्तर पर, ठीक है। और भारत जो है वो खाद्यान्न उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बन गया था। आप देखेंगे आजादी के बाद जो है खाद्यान्न की बहुत सारी कमियां हो गई थी भारत में, पहले से भी थी, अकाल वगैरह पड़ते थे, लेकिन उसके बाद जो है काफी ज्यादा दिक्कत हो गई थी, इसलिए ये हरित क्रांति को लाया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नीति आयोग का सीईओ है? ठीक है, बताइए प्रश्न का उत्तर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए अमिताभ कांत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अमिताभ कांत, तो ये वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है और जल्दी से कमेंट करके बताइए नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग जो है वो पूर्व में जो स्थापित योजना आयोग था उसका स्थान लिया है। इसका जो गठन किया गया था वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? अब यहाँ पर सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं शामिल करेंगे, और कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो करंट अफेयर में भी होते हैं, तो वो भी पार्ट रहेंगे इसके हमारे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंतर्गत। तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई एक। देखिए, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? ध्यान रखिएगा, आपके मन में आ सकता है कि उदासीन का, उदासीन जो है वो आपके माइंड में आ सकता है। देखिए, पीएच मान जो होता है वो 1 से लेके 14 के बीच में होता है, जिसमें 7 जो है मध्यमान या फिर उदासीन बिंदु होता है। हुआ क्या कि इस प्रश्न में अगर आप देखें तो 1 से ज्यादा उत्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो आपको उदासीन विलयन, ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, बी वाला। अब सुनिए ध्यान से, देखिए 7 मध्यमान जो होता है वो या तो मध्यमान उसको कहते हैं या फिर क्या कहते हैं उसको, उदासीन बिंदु कहते हैं। 7 से नीचे होने पर विलयन जो होता है, जो सोल्यूशन होता है वो अम्लीय हो जाता है, और 7 से ऊपर होने पर जो सोल्यूशन है वो क्षारीय हो जाता है। अगर इस विकल्प में आप देखें तो शुद्ध पानी, जो शुद्ध पानी है और उदासीन विलयन, ये दोनों का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। जो शुद्ध पानी है, वाटर है, जो आपका प्योर वाटर है, और जो आपका उदासीन विलयन है, इन दोनों का मान 7 होता है। इसलिए यहां पर उत्तर आयोग ने ई माना, और ई यहां पर आपका सही उत्तर भी है, क्योंकि 1 से ज्यादा विकल्प सही है। उपयुक्त में से 1 से अधिक, यानी कि या तो कोई विकल्प ना हो तो आप ई चुनिए, या फिर 1 से ज्यादा विकल्प सही हो, 2 हो, 3 विकल्प सही हो, तब आप भी ई चुनिएगा। इसलिए यहां पर उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? बताइए, निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। प्रोटियम को हाइड्रोजन 1 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन 1 भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं ना, आपको पता होना चाहिए। तो
हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो जो प्रोटियम होता है उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। जो प्रोटियम है उसमें सबसे अधिक जो मात्रा है, जहां हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों में सबसे ज्यादा जो है प्रोटियम पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। तो ये ध्यान में आपको रखना है। इसलिए ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रोटियम में तो नहीं होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। अब प्रोटियम किसका पार्ट है? हाइड्रोजन का। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन टिक करेंगे। सोच रहे हैं कितनी गहराई से है हाइड्रोजन के बारे में, नहीं आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन कितने समस्थानिक है? 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हाइड्रोजन 1 भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कोई भी जो तत्व होता है, जो भी आप तत्व देख रहे हैं, वो मुख्य रूप से 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इन चीजों से मिलकर बना होता है, इन तीनों चीजों से कोई भी तत्व। लेकिन प्रोटियम में केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन इसमें नहीं होते। मैंने बोला ना कि भी कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, लेकिन प्रोटियम में केवल एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन इसमें बिल्कुल नहीं होता, जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, या एंगस्ट्रम जो है वो इकाई है किस चीज की? क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। मतलब आप अगर इसको 1 घंटा भी देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा एग्जाम में। देख लीजिए, हर एग्जाम में पूछा जाता है, वनडे जितने भी एग्जाम है। ऐसा नहीं है इस क्लास में सिर्फ बिहार पीसीएस में आपको फायदा होगा, सभी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, सभी एग्जाम में आपको फायदा होने वाला है। क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कहां से पूछेगा, फिक्स है सिलेबस, इसके बाहर आना ही नहीं है। करंट अफेयर का कोई आदि अंत नहीं है, लेकिन जीएस का तो है। जीएस पता है कहां पर है, ठीक है। मतलब ये यूपीएससी वाला जीएस नहीं है ना, वनडे का है, तो वो तो पता है, इसलिए आप बता सकते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ए क्या है? तरंग दैर्ध्य। एंगस्ट्रम जो है वो तरंग दैर्ध्य की है। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए, एंगस्ट्रम लंबाई को मापने की इकाई होती है, लेंथ को, लंबाई को, जिसका प्रयोग सबसे सूक्ष्म दूरियों को मापने में किया जाता है, जो मतलब अति सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। अब देखिए, एंगस्ट्रम का प्रयोग जैसे अणु मापना हो, परमाणु रासायनिक बंधों की लंबाई है ना, या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण की लंबाई मापना हो, उसमें किया जाता है। तरंग दैर्ध्य की जो लंबाई इकाई है वो होती है एंगस्ट्रम, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। एक एंगस्ट्रम बराबर, एक एंगस्ट्रम में मान लीजिए लिख दे रहा हूं, ठीक है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है, या फिर 0.1 नैनोमीटर होता है। एन और एम नैनोमीटर के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक व्यक्ति थे एंडर्स जॉन्स एंगस्ट्रम, इन्होंने ही ये इकाई दिया था, तो इसलिए नाम इन्हीं के नाम पर पड़ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति को नापा जाता है, किस चीज में आवृत्ति को नापा जाता है, बताइए। देखिए, आपके जो हिस्ट्री है, करंट अफेयर है, उसके साथ साथ बिहार का स्पेशल जीके है और साइंस, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं बिहार पीसीएस में। थोड़ा सा जोर दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए फोकस किया जा रहा है इस पर। तो इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है आपका, ये आवृत्ति को जो है हर्ट्ज में मापा जाता है, उसकी इकाई होती है, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की? 5 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए डीएनए की खोज किस व्यक्ति ने किया था या किसने किया था? साथियों, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, डीएनए जो होती है वो कोशिका के नाभिक यानी न्यूक्लियस में पाए जाने वाला एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। ध्यान रखिएगा, डीएनए क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। कहां पाया जाता है? नाभिक में। इसके द्वारा इसमें जो है गुणसूत्रों के रूप में ये व्यवस्थित होकर के माता पिता से, जो आपके पेरेंट्स होते हैं, उनसे शारीरिक जो गुण होते हैं, जो आपके मान लीजिए कि आपके आंख का कलर जो है, पुतलियों का कलर जो है वो ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, वो डिसाइड करने का काम है ना। ये चीजें जो डिसाइड होती हैं वो कहां से होती है? गुणसूत्रों के रूप में ही होती हैं। तो वो जो डिसाइड करने का है काम, वो उसी के माध्यम से होता है, गुणसूत्र के माध्यम से ही, जो कि डीएनए का ही पार्ट होता है, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब डीएनए की खोज की बात करें तो डीएनए की खोज जो है वो फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में किया था, 1869 में, ठीक है, 69 में किया था। किसने? फ्रेडरिक मिस्चर ने। तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में कहीं आपको दिया है, कहीं भी आप देखिए ये नाम दिया है, नहीं दिया ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ई यहां पे सही हो जा रहा है। ध्यान रखिएगा, डीएनए क्या होती है? डीएनए की जो संरचना आप देखेंगे तो वो एक तरह से द्विकुंडलित होती है। मतलब आप देखेंगे इस तरीके से द्विकुंडलित होती है, ठीक है। इसकी संरचना जो है वो इस तरीके से द्विकुंडलित होती है, मतलब डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं इसको,
द्विकुंडलित मतलब डबल हेलिक्स मॉडल, इसी के रूप में इसको देखा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाद में इस व्यक्ति को जिन्होंने ये खोजा था उनको जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब थोड़ा सा एक चीज और ध्यान लीजिए, मैंने आपको बताया कि फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में खोज की थी डीएनए की, लेकिन जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक इन्होंने 1953 में डीएनए की संरचना से संबंधित ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है इसको दिया था। तो इसलिए ये भी व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डीएनए से जुड़े हुए हैं, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, डीएनए की खोज। इसने ये नहीं पूछा कि द्विकुंडलित संरचना जो है या फिर डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, यहाँ पर सिर्फ डीएनए खोज पूछा है। इसलिए यहाँ पर उत्तर ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि उत्तर क्या है, फ्रेडरिक मिक्सचर, जो कि 1869 में खोज किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है ट्राइग्लिसराइड क्या है, आपको बताना है ट्राइग्लिसराइड क्या है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों व्यक्तियों को जो है क्या दिया गया था, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इस खोज के लिए। बताइए ट्राइग्लिसराइड क्या है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वसा। वसा है, क्या है, वसा है। देखिए मानव शरीर में वसा की जो संरचना है ना वो इसी प्रकार से निर्मित होती है, ट्राइग्लिसराइड से ही निर्मित होती है। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। और ये जो है जीवों और वनस्पतियों की वसा का जो है एक निर्माण करने वाली पदार्थ भी है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लिसराइड क्या है, ये मानव शरीर में वसा की संरचना इसी से निर्मित होती है, ट्राइग्लिसराइड से ही निर्मित होती है। जैसा कि नाम लिखा है ट्राई, इसका मतलब 3 वसीय अम्ल इसमें होते हैं। ध्यान रखिएगा क्या होते हैं, 3 वसीय अम्ल इसमें पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी, आपने सुना होगा ईसीजी, फिर ईईजी। तो ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम किसकी निगरानी के लिए या किस चीज को मापने के लिए, जानने के लिए, किसके बारे में जानकारी के लिए उपयोग किया जाता है। साथियों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क। याद रखिएगा ईईजी जो है एक चिकित्सीय उपकरण है ना, मेडिकल लाइन में उपयोग किया जाता है, जो मस्तिष्क में विद्युत संवेदों को रिकॉर्ड करता है। जो माइंड में हमारे विद्युत संवेग जाते हैं है ना, उनको ये क्या करता है, मापता है, जांचता है, उसके बारे में पता लगाता है। देखिए आपने एक नाम सुना होगा एक बीमारी की, इपिलेप्सी। इपिलेप्सी बीमारी का मतलब है मिर्गी बीमारी। ठीक है, जिसमें आप देखते होंगे लोग थोड़ा सा जो है बेहोशी हालत में आ जाते हैं, उनका पूरी बॉडी जो है कंपन करने लगती है। फिर गांव में मतलब उसको लोग अलग ही तरीके से उपयोग करते हैं। उसमें कहा जाता है कि मतलब गांव में ये कहा जाता है, इसमें कितनी सच्चाई उसके बारे में आप जानिए, मैं सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो लोग करते हैं। तो गाँव में क्या करते हैं, उस चमड़े का जो है वो चप्पल या फिर जो है सैंडल या शूज जो भी है सुनाते हैं, तो कहते हैं वो होश आ जाता है। तो ये सब चीजें जो भी चल रही हैं है ना, तो वो जो बीमारी होती है मिर्गी बीमारी, उसमें ईईजी का उपयोग करते हैं पहचान लगाने के लिए। ठीक है, कि मिर्गी है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मस्तिष्क से जुड़ी हुई संभावनाओं को जानने के लिए, उसमें होने वाली बीमारियों को जानने के लिए, उस पर निगरानी करने के लिए, या फिर यूं कहें चिकित्सीय भाषा में कि मस्तिष्क में विद्युत संवेदों को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कौन कंट्रोल करता है, जल्दी से बताइए। बताइए बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको कौन कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इसका उत्तर है हाइपोथैलेमस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हाइपोथैलेमस जो है ये हमारा जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क, तो हाइपोथैलेमस जो है वो अग्र मस्तिष्क में जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके पास में उपस्थित होता है। कहाँ होता है, अग्र मस्तिष्क। जो मस्तिष्क हमारा वो 3 भाग में है, तो जो आगे वाला पार्ट है मस्तिष्क का, तो अग्र मस्तिष्क में जो पीयूष ग्रंथि है उसी के पास हाइपोथैलेमस होता है। ये मुख्य रूप से जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है उसके रूप में कार्य करता है, यानी ताप नियामक केंद्र के रूप में कार्य करता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। इसके अलावा इसी के द्वारा भूख जल संतुलन का भी नियमन होता है, कि मतलब भूख लगना है उन चीजों के बारे में है ना, ये चीजें आपका यहीं से कंट्रोल होती हैं, यहीं से होती हैं। तो इसलिए याद रखिएगा शरीर का तापक्रम नियंत्रित करने वाला ये जगह है। अगला क्वेश्चन है सही कथन को चुनिए। 4 कथन दिए गए हैं, उसके साथ 5वां ऑप्शन तो आपको पता ही होता है कौन सा होता है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से कम है, बी लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा है, सी बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज्यादा है, एंड डी बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से ज्यादा है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या 2 ऑप्शन सही है। तो बताइए साथियों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। अगर आप तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम को लिखें, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से हम लिख रहे हैं, आपको एक
छोटा सा फार्मूला याद होगा, उसको बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर। चलिए मैं लिख देता हूं, VIBGYOR। आर मतलब क्या हुआ? रेड, यानी कि लाल। वी मतलब वॉलेट, यानी कि बैगनी। बैगनी तो आपका रेड एंड वॉलेट यानी कि बैगनी और लाल कलर शुरुआत में और अंत में होते हैं। ये है इनका क्रम, इस तरफ इस दिशा में इनका क्रम है। किस चीज का? तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम। इसीलिए देखते होंगे कि मैक्सिमम जगहों पर जब कहीं पर रात में देखते हैं गाड़ियां चलती हैं तो लाल कलर का उपयोग किया जाता है रोडों पर, सड़कों पर, है ना। तो लाल कलर क्या होता है? उसकी तरंग दैर्घ्यता बहुत ज्यादा होती है, वो दूर से ही दिख जाता है। ट्रेन वगैरह में भी देखते होंगे रेड लाइट लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? और उसके अलावा आप देखते होंगे कि जब गाड़ियों को रोकना होता है तो उसी का इस्तेमाल किया जाता है ना। वो क्यों किया जाता है? इसीलिए क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्यता बहुत ज्यादा होती है, दूर से ही दिख जाता है, वो बहुत तेजी से चमकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो आई है ये आपकी जामुनी कलर है ना। बी ब्लू जो कि नीला कलर है, ये आपका हरा कलर है, ये आपका पीला कलर है, ये आपका नारंगी कलर है और ये लाल कलर है। तो याद रखिएगा विबग्योर ये आपका फार्मूला है और ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है तरंग दैर्घ्यता का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे ज्यादा होता है और बैगनी प्रकाश का कम होता है, इसलिए ये वाला जो कथन है ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, आपको बताना है। चलिए जान लीजिए, इसका उत्तर है 104 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 104 फ़ारेनहाइट होता है 40 डिग्री सेल्सियस का मान। याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में निकालते हैं तो 40 का 104 फ़ारेनहाइट होता है। इसके लिए कई फार्मूले हैं, फार्मूले में इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है ना। उसमें TC TF करके होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट करके, तो उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लीजिए, इतने में आपका काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वाट। क्या है? वाट है विद्युत शक्ति की इकाई। देखिए विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? वोल्टेज इंटू विद्युत धारा। तो किसी विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, ये तो आपको पता चल गया। विद्युत धारा की इकाई कितनी होती है? एम्पियर। और विद्युत शक्ति की वाट होती है। फार्मूला क्या है विद्युत शक्ति का? वोल्टेज इंटू विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वोल्टेज इंटू इलेक्ट्रिक करंट। और विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत शक्ति का पता चल गया, दोनों नाम एक समान जैसे लगते हैं ना, विद्युत शक्ति और विद्युत धारा। विद्युत समान है, शक्ति और धारा की बात है। जब शक्ति आएगा तो वाट में, है ना, वाट लगा देंगे। वाट कब लगाएंगे? जब हमारे पास शक्ति होगा, पावर होगा, तो हम वाट लगा देंगे। और धारा का एम्पियर हो जाता है। ठीक है, एम्पियर, तो वो धारा में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर में, तो आपको बताना है विद्युत मोटर में क्या होता है, किस चीज को किस चीज में कन्वर्ट किया जाता है। उष्मा को विद्युत ऊर्जा में क्या, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में क्या, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या, या फिर कोई नहीं, या फिर दो सही है। तो साथियों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर की बात हो रही है। क्या हो रही है? विद्युत मोटर की बात हो रही है। जब विद्युत मोटर में इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो वो पानी कैसे खींचता है? यांत्रिक ऊर्जा है ना, यांत्रिक ऊर्जा तो है। नल से आप पानी कैसे निकालते हैं? तो वो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यंत्र के द्वारा ऊर्जा लग रही है। आप तो लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं, ह्यूमन एनर्जी लग रही है, नो डाउट। लेकिन वो पानी कहाँ से निकल रहा है? वो पानी नीचे से निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? वो तो लाइट खींच नहीं रहा है, उसको कौन खींच रहा है? जो यांत्रिक ऊर्जा है। तो इसलिए विद्युत ऊर्जा आ रही है और वो यांत्रिक ऊर्जा में जा रही है, वो पानी ऊपर खींच रहा है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितना पानी होता है? कितना % होता है? आपको बताना है मानव शरीर में जो वाटर लेवल है, या वाटर लेवल नहीं कह सकते, वाटर जो है वो कितना होता है। मानव मतलब यहां पर वयस्क मानव समझिएगा। यहां मानव का मतलब बच्चे की बात नहीं हो रही, यहां वयस्क मानव की बात होती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लगभग 70%। जो वयस्क मानव शरीर है उसमें लगभग 60 से 70% पानी होते हैं। क्योंकि 60 से 70 वाला ऑप्शन नहीं दिया, 70 हमारे लिए परफेक्ट बैठ रहा है, इसलिए हम मार दे रहे हैं। आपके मन में आएगा ई क्यों नहीं कर सकते? नहीं, ई बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपके पास डाटा है ना 60 से 70, 60 भी या फिर 70, दोनों दे देगा, आपका काम बन जाएगा, है ना। इसलिए आपका यहाँ पर उत्तर ये सही हो जाएगा। हमारे शरीर में ना सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो वाटर से ही मिलकर बना हुआ है। वाटर का मतलब सब पानी ही नहीं है, वाटर का मतलब लिक्विड फॉर्म में, है ना। तो मानव शरीर में अधिकांश जो भाग है वो पानी कोशिकाओं के अंदर उपस्थित रहता है मानव शरीर में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये क्या करता है? ये शरीर में होने वाली जो समस्त जैविक और जैव रासायनिक क्रियाएं हैं
उसके लिए जो है एक माध्यम है ना, मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और जब जल की कमी हो जाती है तो क्या होता है, निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन होता है। तो फिर गर्मी में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, जल की कमी होने लगती है ना। तो आप खूब ज्यादा पानी पीते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन सही। इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है, क्योंकि आपका जीवन, आपका शरीर पूरी जल से ही बना है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 5वां ऑप्शन जैसा आपको पता है कि वो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो बताइए विद्युत धारा में निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एमीटर। एमीटर जो है वो आपका विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए एक यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब वोल्ट मीटर ध्यान रखिएगा। वोल्ट मीटर जो है इसकी सहायता से वोल्टेज, विद्युत वोल्टेज का मापन किया जाता है ना। वोल्टा मीटर को कूलोमीटर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको, है ना, ये जानकारी आपके लिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब वोल्टा मीटर से क्या करते हैं, इससे विद्युत आवेश को मापा जाता है। तो एमीटर से विद्युत धारा को, ठीक है, उसके बाद वोल्टा मीटर से विद्युत आवेश को, तो ये ध्यान में रखना है ना। चलिए बहुत अच्छे। और वोल्टा मीटर जो है आपका विद्युत वोल्टेज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक क्या होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ई। ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए ग्रीन हाउस गैसें कौन सी गैसें हैं? जो वातावरण में फैलकर एक आवरण बना देती हैं। ये आवरण क्या करता है, सूर्य की लघु तरंगों को, आप देखते होंगे लॉन्ग वेव रेडिएशन और शॉर्ट वेव रेडिएशन, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, इसके बाहर के परत में, है ना, तो वो क्या करता है, एक आवरण बना देता है ना, ग्रीन हाउस गैसें। तो ये आवरण क्या करते हैं, सूर्य की जो लघु तरंगे होती हैं उसको पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी की द्वारा जो परिवर्तित दीर्घ तरंगे हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन आता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन, लेकिन जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, शॉर्ट वेव रेडिएशन आएगा लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन को बाहर जाने से रोकता है अंतरिक्ष में, है ना। अब इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं? इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, मीथेन होता है, उसके अलावा आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ओजोन होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है, CFC जिसे कहते हैं, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी होता है, HFC भी कहते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होगा, है ना, मीथेन होगा, ओजोन होगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी होगा। तो सभी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन ई सही होगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस वर्ष पर, किस कार्य पर मिला? नोबेल प्राइज जो है वो किस चीज के लिए दिया गया आइंस्टीन को? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा साथियों? चलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए प्रदान किया गया था इनको। और 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन। हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ये क्या किए थे, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत को इन्होंने खोजा था। जो आप पढ़ते हैं सापेक्षता का ये सिद्धांत, और है ना आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है, और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो E बराबर mc², है ना, ये जो है आपने पढ़ा है। तो ये इसी के लिए जाने जाते हैं सबसे ज्यादा। हालांकि इन्होंने बहुत ज्यादा खोज किया था, 50 से अधिक इन्होंने शोध किया था विज्ञान के क्षेत्र में, और पुस्तकें भी कई सारी लिखी थी। तो वो सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इनको नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? कोशिका का शक्ति स्रोत मतलब पावर हाउस। अब तो समझ गए होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिकाओं में उपस्थित होता है, और ये बहुत छोटी सूक्ष्म संरचना है जो श्वसन क्रिया के माध्यम से ऊर्जा को क्या करती है, रिलीज करती है, मुक्त करती है श्वसन क्रिया के माध्यम से। माइटोकॉन्ड्रिया को इसी वजह से कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, ये ध्यान में आपको रखना है। और ये जो एनर्जी है ना, ऊर्जा, ये किस रूप में होती है? ATP रूप में होती है, ध्यान रखिएगा, ATP रूप में ही होती है एनर्जी बॉडी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स किसके कारण होता है? पानी, जीवाणु, विषाणु, फफूंद या फिर कोई नहीं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के द्वारा। ठीक है, देखिए जो एड्स है ये एक सिंड्रोम इसको कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी AIDS। ये एक गंभीर और घातक बीमारी होती है जो एक वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण। नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी
HIV कहते हैं ना, HIV हुआ है। HIV मतलब क्या? HIV नहीं हुआ है, एड्स हुआ है। HIV के कारण हुआ है। HIV वायरस होता है जिसके कारण एड्स होता है। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी विषाणु, ठीक है। और इसकी खोज जो है सर्वप्रथम अमेरिका के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, है ना, प्रिवेंशन, CDC अमेरिका की सेंटर है जो कि डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, इसके द्वारा 1981 में किया गया था। और ये HIV करती क्या है? जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है, हमारी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, जो बीमारियों से लड़ता है, युद्ध करता है। जैसे आप देखते होंगे कोविड में क्या कहा गया, काढ़ा पीजिए, बहुत सारी चीजें करिए, है ना। तो वो क्या करता है? इम्यून सिस्टम को हमारे मजबूत करता है। इम्यून सिस्टम क्या करता है? बीमारियों से लड़ता है। तो HIV शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, उसको क्षति पहुंचाता है। अब सोच लीजिए, जो लड़ने वाली, घर में मान लीजिए सबसे ताकतवर एक आदमी है और बाकी सारे के सारे निठल्ले हैं, मान लीजिए एक बात कह रहे हैं, और वो ताकतवर आदमी ही है, उस चीज पर डिपेंड हो आप कुछ कर नहीं सकते, आपकी बॉडी कुछ नहीं कर सकती, केवल वही व्यक्ति कर सकता है। और वो बीमार पड़ जाए, उसका पैर टूट जाए, या फिर वो बीमार पड़ जाए, या फिर मान लीजिए वो मर जाए, तो पूरे घर वालों के ऊपर आपत्ति आ जाएगी। कोई मारना चाहेगा तो आराम से मार देगा। तो प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली वही घर का जो है सरदार है, वही घर का जो है सरपंच है। तो अगर उसको कुछ हो गया तो फिर तो पूरी बॉडी ही खत्म हो गई, है ना। तो फिर उसके कारण शरीर में कोई भी रोग होता है ना, तो वो ठीक नहीं कर पाता, और उसके बाद जो है फिर बीमारी बढ़ते 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 चली जाती है। और जो एड्स रोगी होते हैं ना, उनको मैक्सिमम तपेदिक रोग हो जाता है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर छोटा सा बुखार भी होगा ना, तो फिर समझ लीजिए वो पटक देगा आपको बिस्तर पे, फिर आप उठ नहीं पाएंगे। छोटा सा फुंसी होगा तो वो बड़ी बीमारी बन जाएगी। तो पता नहीं चलता धीरे धीरे वो, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ही ठीक नहीं है। खांसी हुआ, जुकाम हुआ, फिर वो बढ़ता चला जाएगा, कोई भी चीज ठीक नहीं हो पाती। तो याद रखिएगा, विषाणु के कारण होता है। क्लास यहाँ पे एंड होता है, 20 क्वेश्चन हमने कर लिया। इसी तरीके से डेली बेसिस पर हमारे क्लासेस चल रहे हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, www.sarkariexamwala.com। ध्यान रखिएगा, सरकारी एग्जाम वाला, ये पूरा नाम डालिएगा, उसके बाद .com लिखिएगा, आपको पहला, दूसरा या तीसरा लिंक मिल जाएगा। हालांकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से डायरेक्ट चले जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर पार्ट नंबर 5 में। डेली करंट अफेयर डाला जा रहा है, उसको जरूर देखिए। पूरे 1 साल का करंट अफेयर कंपाइल करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।